ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है, नजर आ रही है। नजर आ रही है। जी 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 अमर भाई जी। और जी जी, तो स्टार्ट करते हैं जी मेरे ख्याल में। जी, ये हमारा एजेंडा है जी। स्पेसिफिकली अच्छा, इसके अंदर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इसके अंदर राउट दूसरे भी हैं, लेकिन हम चूंकि जितने भी कैंडिडेट हैं वो थ्रू प्रोफेशनल राउट ही जो है वो सबमिशन कर रहे हैं, तो हमारा सारा फोकस जो है वो सिर्फ इसी पे है। अगर किसी कैंडिडेट का जो है वो ईमेल पे कोई और राउट जो है वो असाइन करते हैं, तो फिर उसको हम सेपरेट देख लेंगे। वो मुझसे कांटेक्ट कर लें, तो उस पर हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि उसका क्या प्रोसेस होना है। तो फिलहाल हम जो है वो प्रोफेशनल राउट देख रहे हैं, और इसके अंदर भी 3 ऑप्शंस होती हैं। तो हम स्पेसिफिकली जो है ना वो आपकी जो ग्रेजुएशन बेस पे सबमिशन है उसी के बारे में इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो एजेंडा में जो है वो इंट्रोडक्शन है CIOB का। इसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने डाल दी हैं ताकि आप देख लें। जब आप मेंबर होते हैं तो आपको ऑब्वियसली उस बॉडी के बारे में कुछ ना कुछ जो है वो बेसिक पता होना चाहिए कि उनका जो है वो हिस्ट्री क्या है और उनका विजन या मिशन क्या है। और फिर उसके बाद जो है वो मेंबरशिप ग्रेड्स हैं और उनके बेनिफिट्स क्या है। और फिर मेन इम्पोर्टेंटली जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो क्या है, और सबमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने सबमिट करने हैं। और इसके बाद इम्पोर्टेंटली जो रिपोर्ट राइटिंग अप्रोच है कि रिपोर्ट आपने किस तरीके से लिखनी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एंड में जो है वो रिजल्ट कंफर्मेशन जो है वो आपको ईमेल के थ्रू जो है वो कैसे कंफर्म करते हैं, या आपकी रिपोर्ट को वो किस तरह रिव्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप जो है वो CIOB की वेबसाइट पे जाके अबाउट में जाके आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ब्रीफली मैंने यहाँ पे डाल दी है, क्योंकि आपके पास ये प्रेजेंटेशन की जो है वो PDF भी आ जाएगी, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ें। हम डीपली इसको इतना डिस्कस तो नहीं करते, लेकिन जहाँ तक वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि 1834 के अंदर जो है वो CIOB जो है इसकी जो है वो इन्होंने क्या बोलेंगे बुनियाद रखी है। और इनका जो मिशन है वो ये कहते हैं कि CIOB स्टैंड्स फॉर द साइंस एथिक्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। और इनका जो आप लोगों ने वेबसाइट ऑब्वियसली विजिट की होगी। जिस तरह बाकी बॉडीज हैं उनका जो है वो टेक्निकल डाटा और टेक्निकल राइटिंग आर्टिकल्स कोर्सेज, इवन इनकी जो एकेडमी है, एक एकेडमी की वेबसाइट है, उस पर डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ पे जाके आप जो है वो कोई भी कोर्स जो है उसे अवेल कर सकते हैं। और उसमें ये है कि जो मेंबर्स हैं उनके लिए फी में डिस्काउंट होता है, या कुछ कोर्सेज फ्री भी होते हैं, और नॉन मेंबर जो है उनको फुली पे करना पड़ता है। तो एनीवेज आप इसकी जो है वो वेबसाइट पे जाके अबाउट में जाके एक आध दफ़ा ज़रूर इसको पढ़ें कि बेसिकली जो है वो CIOB जो है वो उनका मिशन क्या है, उनके गोल्स क्या हैं, और किस तरीके से वो काम करते हैं या ऑपरेट करते हैं। अच्छा, मेंबरशिप ग्रेड्स के अंदर जो है वो मेन इम्पोर्टेंटली 3 ही ग्रेड है। और तीसरा भी मैंने इस वजह से ऐड किया है कि ये काफ़ी रेलिवेंट है। अभी स्टूडेंट मेंबर जो हैं, चूंकि हमारे काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये अच्छा है कि आप जो है वो जब तक फुल मेंबर नहीं होते, या जब तक आपकी जो है वो डिग्री अवार्ड नहीं होती, तब तक आप स्टूडेंट मेंबर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट मेंबर के लिए कुछ भी नहीं है, सिंपली आपने जो है वो अपना अवार्ड लेटर उनको आप ईमेल करते हैं, जो कि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उनको जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको स्टूडेंट मेंबरशिप दें। और उसका एडवांटेज ये है कि आपको जो है वो उनके काफ़ी सारा जो डाटा है, टेक्निकल डाटा, उसका एक्सेस मिल जाता है। उनकी एकेडमी पे जो फ्री कोर्सेज हैं वो आप अवेल कर सकते हैं, तो विदाउट पेइंग एनी फी। तो ये काफ़ी एडवांटेज है स्टूडेंट मेंबर होने का। और उसके बाद अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं MCIB, जो कि फुल चार्टर्ड मेंबर होता है। सबसे ऑब्वियसली बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आप अपने डेजिग्नेशन के साथ जो है वो MCIB लिखते हैं, जो कि सर्टिफाई करता है कि आप एक चार्टर्ड मेंबर हैं और आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसीज हैं उनका नॉलेज है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जो है वो काफ़ी लोग कहते हैं कि जब आप काफ़ी लोगों से डिस्कशन होती है, तो काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार इससे आपने क्या सीखा है, ये तो कुछ भी नहीं सिखाते।
तो काफ़ी सारे जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, देखें कोर्सेज के अंदर और सर्टिफिकेशन में फ़र्क ये है कि कोर्सेज आपको सिखाने के लिए होते हैं, जबकि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जस्ट सर्टिफाई करते हैं कि आपके अंदर ऑलरेडी ये स्किल्स जो हैं या इन चीज़ों का नॉलेज आपको है। तो ये एक सर्टिफिकेट है जो कि जस्ट सर्टिफाई करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिखाए, आप ऑलरेडी चीज़ें सीख के आते हैं, चाहे आप अपनी एजुकेशन से या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। तो इनका काम है कि ये सर्टिफाई करते हैं कि हाँ, आपके अंदर जो है वो इन कॉम्पिटेंसीज़ का जो है वो आपको एक्सपीरियंस है या इनका नॉलेज है। तो ये मेरे ख्याल में जब लोगों से डिस्कस होता है तो ये उनको ब्रीफ करना ज़रूरी है। इसके अंदर जब आप अपना फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपने लिए जो टाइटल है वो चार्टर्ड कंस्ट्रक्शन मैनेजर भी चूज़ कर सकते हैं या फिर चार्टर्ड बिल्डर का जो टाइटल है वो भी आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जो बाकी इनके एडवांटेज हैं कि जब आप मेंबर बन जाते हैं फुल मेंबर, तो तब आप थ्रू एप्लीकेशन, ये कुछ दिन पहले भी मुझे ईमेल आई हुई थी कि आप जो है वो ट्रस्टी बन सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन है वो आप फिल करते हैं, जब अप्रूव हो जाती है तो आप ट्रस्टी बन जाते हैं और ट्रस्टी बनने पे जो है वो आप जो सीआईओबी की मैनेजमेंट है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब आप मेंबर होते हैं तो इनके आप लोग सोशल मीडिया पे लिंक्डइन पे देखते ही होंगे कि रेगुलरली इनके काफ़ी इवेंट होते रहते हैं जो कि मोस्टली मेंबर्स के लिए फ्री होते हैं, फ्री ऑफ चार्ज होते हैं, जबकि नॉन मेंबर को पे करना पड़ता है यूजली। तो वो एक एडवांटेज है। और उसके साथ साथ जो है जैसे मैंने पहले ब्रीफ किया कि आप जब मेंबर बनते हैं तो आपको एकेडमी जो है उसका एक्सेस मिलता है, काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज उसमें मिल जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने इसको चेक किया है जो इवन मेंबर हैं कि आपको लाइब्रेरी का एक्सेस मिलता है। तो इनकी जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी ब्रॉड है, उसके अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं जो कि आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, आप पढ़ना चाह रहे हो। तो आप सिंपली जाके वहाँ पे सर्च करें, आपको रिलेटेड आर्टिकल्स और बुक्स वहाँ से मिल जाती हैं, जो कि वैसे आप चेक करेंगे गूगल पे तो उनकी काफ़ी सारी बुक्स जो हैं वो पेड रहती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री मिल जाती हैं। तो ये आप जब इस पे सीआईओबी की वेबसाइट पे जाके लाइब्रेरी पे जाते हैं, तो जो आपको लिंक वहाँ पे मिलता है वो आप डायरेक्टली उसको ओपन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जो है वो सीआईओबी को ईमेल करनी पड़ती है कि वो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है देते हैं, और उनका वो एक सेपरेट पोर्टल है लाइब्रेरी का, तो उस पे आप लॉगिन होके फिर वहाँ से आप जो है वो इस डाटा को स्टडी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फेलो मेंबरशिप है एफसीआईओबी। अच्छा, एक तो माज़रत मेरी तबीयत आज थोड़ी ख़राब है, तो इस वजह से ना वो बार-बार मुझे ऐसे वो साँस का फ़ील हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो फेलो मेंबरशिप है वो हाईएस्ट अवार्ड है इनका एफसीआईओबी, और उसके लिए जो है वो एक तो आपको मिनिमम आई बिलीव कि 5 साल जो है वो आपको एज़ अ मेंबर रहना पड़ता है, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ-साथ जो है वो आपको किसी न किसी सीनियर पोज़ीशन पे होना होता है। तो उसके थ्रू आप जो है ना वो अप्लाई करते हैं, लेकिन चूँकि फ़िलहाल हमारा फ़ोकस एमसीआईबी पे है, हम इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। अगर किसी को स्टडी करना हो तो ये इसी वेब अपना प्रेज़ेंटेशन के अंदर मैंने इसका जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दी है। आप जाके इसको स्टडी करें और मज़ीद इसकी जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस पे आ जाते हैं जी। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 2 ऑप्शंस होती हैं आपके पास। एक तो आप वेबसाइट पे जाके आई एम एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जो आपके पास टैब आती है, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आप पूरी एप्लीकेशन फिल करते हैं जो कि हम नेक्स्ट कमिंग स्लाइड पे उसको डिस्कस भी करेंगे। तो एक तो वो तरीका है, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप स्टार्ट करने से पहले थ्रू ईमेल जो है वो कंफर्म कर लें, और ईमेल में ये एक सैंपल ईमेल मैंने यहाँ पे लगा भी दी है, आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। तो इसके अंदर आप सिंपली यही लिखते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस है आपका, और आप उनसे कंफर्म करते हैं कि जी मुझे रूट जो है वो असाइन किया जाए। और इसके लिए प्रोफेशनल रिव्यू के लिए जो रिक्वायरमेंट्स वेबसाइट पे डाली हुई है सीआईओबी ने, उसमें ये है कि आपके पास लेवल 6 की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 5 साल का होना चाहिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो बिल्ट एनवायरनमेंट में नहीं है। और उसके अलावा आई बिलीव कि और कुछ स्पेसिफिकली कोई ख़ास उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है।
लेकिन स्टिल आप जब उनको ईमेल करेंगे तो अपनी आप सीवी और अपनी जो आपकी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ लगाएं और उनसे रूट कंफर्म कर लें। तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप जो है वो टैब पे जाके पूरी एप्लीकेशन फिल करें, आप फी पे कर दें और बाद में किसी को पता चले कि आपको जो है ना वो कोई दूसरा राउट दे रहे हैं जो कि काफ़ी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है। और मसलन जो एक दूसरा आई बिलीव के स्ट्रक्चर ट्रेनिंग है उसमें जो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, हमारे एक दोस्त हैं बशीर साहब, उन्होंने शायद की है, या मुझे सही नाम याद नहीं, कोई और दोस्त हैं, तो उसमें काफ़ी सारे आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट करने पड़ते हैं जो कि 6 महीने का प्रोसेस है। और वो जो पीआर प्रोवाइडर रहते हैं उनके थ्रू आपको करना पड़ता है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इस वजह से बेहतर यही है कि आप पहले ईमेल पे कंफर्म कर लें और उसके बाद आप जाके पोर्टल पे अपनी जो है वो एप्लीकेशन डाल के बाकी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें। अच्छा जी, ये प्रोफेशनल रिव्यू का जो रूट है, इसके अंदर ये देखें, ये एक ईमेल जो मुझे ही उन्होंने रिस्पांस की थी जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था। तो जब आप अपनी क्वेरी डालेंगे तो उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आती है कि आप जो है वो क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पाथवे जो है उसके लिए एलिजिबल है। और उसके अंदर जो है वो मुझे आप देखें तो स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया था कि आप 14 कंपटेंसीज जो हैं वो आपने पीआर रिपोर्ट अपनी कंप्लीट करके सबमिट करनी है और उसके बाद रिव्यू के बाद जो है उसकी जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो प्रोफेशनल रिव्यू की जो टैब है, ये यहाँ पे लिंक मैंने दिया है, इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो उन्होंने वहाँ पे डाले हैं। इन 4 में से भी जो है वो 3 पहले वाले इंपॉर्टेंट है, सॉरी चौथा जो है हु कैन साइन द पीआर फॉर्म, उसको भी आप स्टडी करें, लेकिन उसमें मेनली यही है कि जो आपका फॉर्म साइन करना है वो आपका मैनेजर साइन कर सकता है या कि जो ऑलरेडी चार्टर्ड मेंबर है वो कर सकते हैं। और इससे पहले जो 3 फॉर्म है, पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म, गाइडेंस नोट और पीआर एप्लीकेशन फॉर्म, आगे हम फर्दर इसको देखेंगे भी कि ये फॉर्म्स क्या होते हैं सबमिशन प्रोसेस में। तो इन तीनों को आपने डाउनलोड कर लेना है और इनको अच्छी तरह आपने समझना है कि इसके अंदर उनकी रिक्वायरमेंट्स या गाइडलाइंस कौन कौन सी हैं। अच्छा जी, जब आपको रूट कंफर्म हो गया है तो उसके बाद जो है ये यहाँ पे लिंक दिया है उसका रजिस्ट्रेशन का, कि आपने पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करनी है। तो ये आपके पास जो है वो पहले एक जो टैब खुलेगी वहाँ पे आपने यूज़र नेम अपना बनाना है। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और आप इसको सबमिट कर देते हैं। जो ही आप इसको सबमिट करते हैं तो उसके बाद आप इस लिंक पे जाके, या आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं उनकी वेबसाइट को, तो वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके सामने ये टैब खुल जाएगी। यहाँ पे उन्होंने डिटेल दी है कि आप जो है वो आपको इतनी फ़ी पे करनी है, £413, और यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। कमिंग स्लाइड पे ये मैं आपको दिखाऊंगा भी कि एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपने फिल करनी होती है। जहाँ तक फ़ी की बात है, इसको भी समझ लेते हैं कि £413 जो है ये कंप्लीट ईयर की जो है वो एनुअल फ़ी है उनकी। लेकिन जिस महीने में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसको डिवाइड करके प्रो रेटा करते हैं। तो जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है तो तब आपको उनकी जो इनवॉइसेस की टैब है वहाँ पे प्रिसाइजली जो उनकी कैलकुलेटेड फ़ी होती है वो शो होती है। वो ज़रूरी नहीं कि 413 हो, वो यूजली अगर लेट्स सपोज आपने मार्च या अप्रैल में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको प्रो रेटा करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली वो 300 £250 कुछ इतनी बनेगी। तो इसके साथ जो बाकी और फी है वो आपकी फर्स्ट टाइम जो आपने पे करनी होती है वो आपकी प्रोफेशनल रिव्यू रिपोर्ट जो है उसकी फी है जो कि £329 है। तो ये दोनों कुल मिला के आपके कोई £700 समथिंग बन जाते हैं, 700 से ऊपर। और रियाल में कन्वर्ट करें तो 4.72 का आई बिलीव के £1 है। तो ये कोई 3,500 रियाल जो है वो आपको पे करने पड़ते हैं अगर आप फुल फी जो है वो पे कर रहे हैं तो। अच्छा, एप्लीकेशन जिसकी हम बात कर रहे थे पीछे, कि यहाँ पे जाके आप क्लिक करते हैं बिगिन एप्लीकेशन पे, तो आपके सामने जो है ये पोर्टल खुल जाता है जहाँ पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल डालते हैं। पूरा उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ ब्रीफली आपको दिखा रहा हूँ। आप जब खुद इसको करेंगे तो उसमें आप चीज़ों को देख सकते हैं और कहीं पे अगर कोई कन्फ्यूजन हो
तो जो आपको काउंसलर असाइन करेंगे उससे आप डिस्कस भी कर सकते हैं। तो पूरा इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था कि हम एक एक चीज़ को डिस्कस करें। तो इसके अंदर जो पर्सनल डिटेल है वो आप डालेंगे, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अपना डालेंगे कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने साथ में एक और स्क्रीनशॉट दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वो क्वालिफिकेशन का है। क्वालिफिकेशन का अब क्या है कि हम अक्सर कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको डिग्री उन्होंने 1 साल की इशू की है, तो लेकिन जब आप 1 साल की डिग्री यहाँ पे डालते हैं तो वो उसको पोर्टल एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे जो है वो मिनिमम 3 साल की डिग्री आपको डालनी पड़ती है। अब ये एक अलग से डिस्कशन है कि डिग्री भी आपकी बेसिकली 3 साल की होती है, जो क्वांटिटी सर्विंग की है वो 1 साल की नहीं होती, उसमें 2 साल का HND कवर होता है। तो यहाँ पे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसको 3 साल पीछे करेंगे तो फिर पोर्टल उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये स्पेसिफिकली ये क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, बाकी सिंपल इंफॉर्मेशन है उसमें, आई डोंट थिंक कि कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। डॉक्यूमेंट्स की कापी आपने अपलोड करनी है और उसके बाद आपने फाइनली अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर देनी है। अच्छा, फी के बारे में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, क्योंकि अक्सर लोग उसको क्विकली चीज़ों से गुजर जाते हैं। डिटेल में आप वेबसाइट को स्टडी करने का इतना टाइम नहीं मिलता। तो इसके अंदर ये इन्होंने एक ऑप्शन दी हुई है कि जो एक्सपेट्रिएट काम कर रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंकन एक्सपेट्रिएट जो हैं, उनके लिए इन्होंने एडिशनल 30% डिस्काउंट ही ऑफर करते हैं। अब इसका जो आई बिलीव रिक्वायरमेंट इनकी है कि आप 1 फेब से पहले पहले अगर एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो ये एप्लीकेबल होता है 30% डिस्काउंट, इसके बाद डाल रहे हैं तो एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, ये पहले साल के लिए है, लेकिन अगर आप इवन 1 फेब के बाद भी एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो ये फॉर्म आपको ज़रूर फिल करके सबमिट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो है वो रिपीट होगा। हर साल की जो एनुअल फ़ी है वो आपकी 30% डिस्काउंट के साथ आएगी। इवन अगर फर्स्ट टाइम आप एलिजिबल नहीं भी दे तो जो सेकंड टाइम जब आप मेंबरशिप रिन्यू करेंगे तो उस वक्त आपका जो 30% डिस्काउंट है वो अप्लाई हो जाएगा आपकी टोटल फ़ी पे। तो ये फॉर्म इसमें जो मेंबरशिप की टैब है वहाँ पे जाके कंसेशनरी फॉर्म जब आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म मैं आपको ग्रुप के अंदर भी भेज दूंगा, और इवन मैंने यहाँ पे लिंक भी दिया है, यहाँ पे भी जाके आप जो है इसको डाउनलोड करके फिल करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जब ये अच्छा सबमिट कब करना होता है कि जब आपकी इनवाइसेस क्रिएट हो जाती हैं यहाँ पे, इसको हम डिस्कस करते हैं रिसीव्ड एंड इनवाइसेस पे। तो यहाँ पे पहले आपके पास फुल मेंबरशिप फी शो रही होती है। जैसे यहाँ पे किसी की 236 पाउंड शो हो रही है, तो ये कंप्लीट फी जो है वो शो हो रही होती है, लेट्स सपोज के 400 या जितनी भी है। तो जब आप फॉर्म भेजते हैं तो उसके बाद वो 30% डिस्काउंट करके इसको अपडेट कर देते हैं। तो आपने फॉर्म जो है वो इस ईमेल पे आप भेज सकते हैं, इन्होंने ये फॉर्म के अंदर ऑलरेडी मेंशन किया है कस्टमर सर्विस, और वहाँ पे आपने जो है वो फॉर्म अटैच करना है और उसके साथ मेरे ख्याल में आपने पासपोर्ट की कॉपी अटैच करनी होती है। ये फॉर्म के अंदर ही उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने उसके साथ कौन कौन सी अटैचमेंट लगानी है। तो आपने उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आपको कंसेशन दे और आपकी जो इनवाइस है पोर्टल पे उसको अपडेट कर दे। तो जो ही आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगी उसके बाद आपकी यहाँ पे जो अमाउंट है वो अपडेट हो जाएगी और वो 30% रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आप जैसे क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यहाँ पे आप अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल के इसको पे कर सकते हैं, और डेट सेट जो ही आप पे करते हैं तो आप जो है वो एप्लीकेंट मेंबर हो जाते हैं। एप्लीकेंट मेंबर का मतलब ये होता है कि आपको एक नॉन चार्टर्ड मेंबरशिप नंबर मिल जाता है। आप MCI भी तो नहीं होते, लेकिन आपको एक नंबर मिल जाता है कि आप CIOB के मेंबर हैं और आपका ये नंबर है। वो नंबर आपने अपनी जो PR रिपोर्ट है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर डालना होता है। वो आगे कमिंग स्लाइड में हम उसको देखेंगे भी कि वो कहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होता है। चलिए सबमिशन प्रोसेस में आ जाते हैं। अच्छा, सबमिशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो हम पिछली स्लाइड पे देख भी रहे थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर ये दो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। एक आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो कि आपने फिल करनी होती है। ये जो ये प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है तो मैं आपको जो मेरी अपनी सबमिशन थी उसके डॉक्यूमेंट मैं खोल के थोड़ा सा आप लोगों को जो है
वो ब्रीफ भी कर दूंगा कि किस तरीके से फिल होते हैं। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी पीआर एप्लीकेशन है, जो कि 14 कम्पटेंसीज पे है, जहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है। और ये जो है वो जितना आप उसके अंदर एक्सपीरियंस डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं वो मैक्सिमम लास्ट 3 ईयर्स का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अनलेस के कोई बड़े स्पेशल सर्कमस्टेंसेज हैं तो वो आप फिर उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है कि आप उसको एक्सटेंड करके 5 ईयर या ज़्यादा करना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ जो एक और रिक्वायरमेंट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, जो आपने सबमिट करना होता है। ये आपको जो पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म है उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया होता है कि आपने क्या क्या सबमिट करना है। तो आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म सबमिट करना है, आपने पीआर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, और उसके साथ आपने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो, आप चाहे प्रोजेक्ट पे हैं या कॉर्पोरेट ऑफिस में हैं तो वहाँ पे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल, मोस्टली लोगों के पास होता है, नहीं है तो आप उसको बना सकते हैं, सिंपली खुद भी बना सकते हैं, इतना कम्प्लेक्स नहीं है। उसको भी हम बाद में, मैंने एक सैंपल भी उसका लगाया हुआ है, और मैंने आपको जो मेरा अपना था ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वो भी खोल के दिखा दूंगा। अच्छा जी, जब आपके ये फॉर्म कंप्लीट हो जाते हैं, ये हम कमिंग स्लाइड्स में देखते हैं कि इनको फिल कैसे करना है। लेकिन जहाँ तक सबमिशन की बात है कि जब ये आपके फॉर्म कंप्लीट हो जाते हैं और डॉक्यूमेंट आपके रेडी होते हैं, तो आपने इनको भेजना होता है pr.application@ciov.org.uk। यहाँ पे आप इनको भेजते हैं। जो ही आप इनको यहाँ पे भेजते हैं तो आपको विद इन 2-3 डेज जो है कंफर्मेशन ईमेल आती है कि आपके डॉक्यूमेंट रिसीव हो गए हैं। और फिर आपको वहाँ पे कहा जाता है कि आप 329 पाउंड जो है, जो कि हम पीछे यहाँ पे देख रहे थे, कि ये आप पे करें। तो जब आप ये फी पे करते हैं तो तब आपकी जो रिपोर्ट है उसको रिव्यू करना शुरू किया जाता है। और आपकी जो पेमेंट की फी होगी उससे जो है ये तकरीबन 8 to 12 वीक्स जो है वो ऑलमोस्ट प्रोसेस लेता है। जो असेसर होता है जो आपकी प्रोफाइल को आपकी सबमिशन को रिव्यू कर रहा होता है, वो यूजली 8 से 12 वीक लेता है, उसको रिव्यू करता है। अगर आप पास हैं तो आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है। अगर किसी के कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं तो वो आपको ईमेल करते हैं कि आप अपने जो है इन इन कॉम्पिटेंसीज में जो है वो फर्दर डिटेल प्रोवाइड करें। तो ईमेल आप उनको लिखते हैं, उसके अंदर आप जो है वो मेन इंपॉर्टेंटली ये 3 डॉक्यूमेंट लिखते हैं। बाकी ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि समरी ऑफ कैरियर आप मेंशन करें, जॉब डिस्क्रिप्शन, तो ये ऑलरेडी इसके अंदर मेंशन होता है जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट है। तो मेन इंपॉर्टेंटली जस्ट ये जो 3 हाईलाइटेड डॉक्यूमेंट है यही होते हैं, बाकी चीज़ें इसी के अंदर जो है वो कवर हो रही होती हैं। ये एक सैंपल लगाया हुआ है मैंने, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसको आपने किस तरीके से फिल करना है। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर लगाते हैं, नेम डिटेल डालते हैं। ये मेंबरशिप नंबर जिसकी मैं बात कर रहा था, कि जो ही आप जो है वो जो मेंबरशिप फी है जो कि 413 पाउंड है और डिस्काउंट के बाद कम हो जाती है, वो आप पे करते हैं तो आपको विद इन कमिंग 3-4 डेज जो है वो ईमेल कंफर्मेशन की आ जाती है कि आप एप्लीकेंट मेंबर हैं, जस्ट एप्लीकेंट, आपके पास कोई टाइटल नहीं है, जस्ट आप एप्लीकेंट है। तो वो मेंबरशिप नंबर जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर। उसके अलावा आप बाकी अपनी पर्सनल डिटेल डालते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपने साथ लगाया है, वो जो है वो उसको आप टिक मार्क करते हैं। और अपनी तस्वीर को सीपीडी रिकॉर्ड, यहाँ पे ये पहले आई बिलीव रिक्वायर्ड होता था, ये शायद किसी और राउट के अंदर रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इसके अंदर जो है सीपीडी रिकॉर्ड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। कई लोग यहाँ पे इसको टिक मार्क कर देते हैं, तो ये जरूर इसको टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है सबमिशन मेड थ्रू पीआर प्रोवाइडर, जो आपके पीआर प्रोवाइडर एकेडमीज हैं जो आपको गाइड करती हैं उनके थ्रू होता है। तो वो लोग इसको चेक मार्क करते हैं, ये भी उनकी एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो कि हम तो खुद कर रहे होते हैं तो हमें इसको चेक मार्क करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे ये आगे आप इसी में पीआर इंफॉर्मेशन में देखेंगे, क्रिमिनल कन्विक्शन, बैंकरप्सी, इसको आपने नो करना है ऑब्वियसली, इसको यस करके मत भेजिएगा, अदरवाइज आप कभी भी मेंबर नहीं बन सकेंगे। अच्छा जी, ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक सैंपल मैंने लगाया, ये बहुत ही सिंपल वाला है कि इन केस अगर आपको खुद बनाना पड़ता है तो आप इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना सकते हैं। उसके अंदर आप अपनी जो पोजीशन है उसको, जो भी आपकी पोजीशन है, टाइटल है, जॉब टाइटल है, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। वैसे यूजली जैसे मैंने कहा है कि मोस्टली तो इवन जो प्रोजेक्ट पे भी लोग होते हैं उनके पास प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता ही है, तो उसमें आप अपनी पोजीशन को हाईलाइट करके सिंपली उसको भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन का डिस्कस कर लिया। और ये प्रेजेंटेशन के बाद जो मेरी अपनी सबमिशन थी उसको भी मैं आपको
एक दफ़ा रिव्यू करवा दूंगा क्विकली, और उससे आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। उसके अलावा हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है उसको डिस्कस कर लिया। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रिपोर्ट राइटिंग है, जो आपकी PR फॉर्म है आपका 14 कॉम्पिटेंसीज का, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा जी, ये जो आपकी PR फॉर्म है या मेन रिपोर्ट है, उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हर एक कैंडिडेट को लाजमी पढ़ना चाहिए, लोग अमूमन इसको खोल के देखते भी नहीं है, तो जो आपने वो गाइडलाइंस डाउनलोड की थी वहाँ से प्रोफेशनल रिव्यू की टैब से, उन गाइडलाइंस को देखना ज़रूरी है। इसके अंदर इन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि आपने क्या-क्या लिखना है, क्या-क्या करना है और क्या-क्या आपने नहीं लिखना। तो इसके अंदर ये मैंने यहाँ पे हाइलाइट भी की है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब अपना एक्सपीरियंस डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जब आप एग्जांपल दे रहे हैं, तो आपने किस तरीके से उनको लिखना है। तो ये पैटर्न आपने ज़हन में रखना है। जब इस पैटर्न को आप फॉलो नहीं करते, तो फिर आपको जो है वो फॉलो अप क्वेश्चन किए जाते हैं और बाद दफ़ा जो है आपकी रिपोर्ट रिजेक्ट भी हो जाती है और आपको इंटरव्यू कॉल कर लिया जाता है। तो फॉर्मेट उन्होंने जो मेंशन की है कि आप एग्जांपल दे रहे हैं, तो आप पहले तो 1 या 2 एग्जांपल दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अवॉइड करें, और उसको जो है बड़ा स्पेसिफिक रखें। आप डिटेल एग्जांपल जो है वो स्पेसिफिक कौन से प्रोजेक्ट पे आपने किस पोजीशन के अंदर जो है वो क्या इशू था, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, वो आपने ब्रीफ करने हैं कि जिसकी वजह से आपको एक्शन लेना पड़ा, और आपने फिर क्या-क्या एक्शन लिया उन सर्कमस्टेंसेस को जो है या उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, और आपने जो एक्शन लिया उससे क्या रिजल्ट निकले, और उन रिजल्ट्स के साथ आपकी लर्निंग क्या हुई। अब बाद दफ़ा ये दोनों चीज़ें मिक्स ही हो जाती हैं, इसको अलग-अलग मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप कोई भी एक इश्यू है जो कि साइड पे मसला था जिसमें आप इन्वॉल्व थे, तो उस पे आपने कुछ एक्शन लिए, तो जब एक्शन आपने लिए तो वो इश्यू रिज़ॉल्व हो गया, और जब रिज़ॉल्व हो गया तो उसकी लर्निंग आउटकम भी आ गई कि आपने आइंदा उस सिचुएशन को अवॉइड करना है। बाद दफ़ा आप स्पेसिफिकली मेंशन भी कर देते हैं कि इससे मैंने खुद ये सीखा कि आइंदा इस इश्यू से बचने के लिए या इसको मिटिगेट करने के लिए प्रोएक्टिवली हम जो है वो क्या-क्या एक्शन ले सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो दूसरों के बारे में मेंशन कर सकते हैं कि दूसरों ने इस प्रोसेस से क्या सीखा, कि वो जो एक स्पेशल कोई इवेंट था, जो एक इश्यू था, उसको आपने कुछ एक्शन लिए, सॉल्व किया, उससे ये रिजल्ट निकला पॉजिटिव नेगेटिव जो भी था, और उससे मैंने या बाकी लोगों ने ये सीखा। तो ये जो फॉर्मेट है, इसको अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठा लें। आप जो भी एग्जांपल दे रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू अगर इस फॉर्मेट होगी तो आई डोंट थिंक कि फिर आपकी जो है वो सबमिशन किसी भी सूरत में रिजेक्ट होती है। उसके अलावा बाकी ये गाइडलाइंस हैं, इसको आप पढ़ लें एक दफ़ा, बल्कि सिर्फ इन्हीं इस ये एक पेज और कमिंग पेज है। इसके अलावा पूरी जो गाइडलाइन की उनकी वो एक PDF फाइल है, उस पूरी को आप गो थ्रू करें, उसको समझ लें, तो मेरे ख्याल में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी रिपोर्ट लिखने के अंदर। अच्छा, इसके अंदर हम ब्रीफली हम देख लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि यूज़ ऑल द स्पेस प्रोवाइडेड। तो कई लोग पूछ रहे होते हैं, आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं जी इसमें कितने वर्ड होने चाहिए। तो जब आप इसको पढ़ेंगे गाइडलाइन में, तो ये सारे क्वेश्चन आपके वैसे ही आंसर हो जाएंगे, कि उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि जितनी स्पेस आपको प्रोवाइड की गई है PR रिपोर्ट के अंदर, वो आपने पूरी फिल करनी है, कोशिश करनी है। एक आधी लाइन तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं है कि उसका जस्ट 2/3 जो आप फिल करें और बाकी को आप एम्प्टी छोड़ दें। कीप सेल्फ एविडेंट कमेंट्स, ऐसे कमेंट लिखें कि कोई भी एक जब आप कॉम्पिटेंसी लिख रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो है आप उसको एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं कि आप इसके बारे में कैसे जानते हैं, ये इसकी इम्पोर्टेंस को कैसे समझते हैं, तो वो आप ऊपर 2-3 लाइनें आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और हेल्थ एंड सेफ्टी इज द एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके का आप सिनेरियो बिल्ड करते हैं, और उसके बाद अपनी आप जो है वो एग्जांपल देते हैं। बी ऑनेस्ट, आप जो है वो कोशिश करें कि अपनी जो आपके एक्सपीरियंस है उन चीज़ों को लिखें, फैक्ट्स को जो है वो मरोड़ तरोड़ के ना लिखें। तो जितना आप अपनी रियल लाइफ एग्जांपल लिखेंगे, उतना आपको लिखना भी आसान होगा और आपको समझ भी आएगी कि आप क्या चीज़ें लिख रहे हैं। ग्रामर का स्पेसिफिकली आप ध्यान करें, इन चीज़ों को आप जो PR रिपोर्ट में लिख रहे होते हैं, वहाँ से डाटा को कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट पे या कहीं भी आप जो है उसकी ग्रामर चेक भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है जब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने कवर कर ली हैं। आगे डू नॉट कि ये चीज़ें आपने नहीं करना, बड़ा क्लियरली उन्होंने यहाँ पे ब्रीफ किया है कि आपने किन-किन चीज़ों से अवॉइड करना है जब आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं।
डू नॉट राइट दैट वी डू दिस। आपने स्पेसिफिकली अपने बारे में लिखना है। ये आपकी रिपोर्ट है, आपकी पूरी कंपनी के बारे में रिपोर्ट नहीं है कि आपकी कंपनी क्या कर रही है। आपने खुद लिखना है कि आपने कौन सा इशू फेस किया और उस पर आपने क्या क्या एक्शन लिए और आपने उससे क्या सीखा। तो आपकी जो रिपोर्ट है वो आपके अपने गिर्द ही घूमनी चाहिए, ना कि आप पूरे प्रोजेक्ट के बारे में या पूरी कंपनी के बारे में लिखें। और डोंट लिस्ट योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये भी आपने नहीं करना है कि आप जस्ट अपना लिख रहे हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट पे ये करता हूँ ये करता हूँ। नहीं, उनको बड़ी स्पेसिफिक एग्जांपल चाहिए कि कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिसके अंदर जो है वो आपने क्या क्या एक्शन लिए। तो वो स्पेसिफिक एग्जांपल दें, सिंपली उसको जो है वो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना ना शुरू कर दें। डोंट अज्यूम, डोंट एग्जेजरेट, ये चीज़ों को अज्यूम ना करें, ज़्यादा उनको बढ़ा चढ़ा के ना लिखें, क्लियर लिखें, बुलेट पॉइंट्स वगैरह का यूज़ ना करें। तो ये बाकी सारी गाइडलाइन आप देख लेंगे, देख लीजिए कि इसके अंदर बेसिक चीज़ें, बेसिकली जो रिपोर्ट राइटिंग है, अभी आप लोग चूंकि टेक्निकल राइटिंग डिग्री के अंदर भी करते रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप इन चीज़ों से अवेयर होंगे कि इस तरह की चीज़ें जो हैं उससे आपने अवॉइड करना है। अच्छा जी, जो पीआर फॉर्म है आपका, उसके अंदर सबसे पहला पेज जो इंट्रोडक्शन का होता है, यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज जाते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या लिखना है। तो अगेन ये मेंबरशिप नंबर जो है ये आपको जब आप मेंबरशिप फी पे करेंगे, एप्लीकेंट मेंबर बनेंगे तो वहां से आ जाएगा, वो आपने नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपने अपने कैरियर की समरी यहाँ पे लिखनी है। बड़ा ब्रीफली आप इसको जो है वो 5-7 लाइनों में आप इसको लिख सकते हैं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कितना अरसा कहाँ पे काम किया, सॉरी, और अभी आप जो है वो कौन से प्रोजेक्ट पे कौन सी पोजीशन में काम कर रहे हैं। नीचे आपका जो करंट जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आ जाता है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन के पीछे हम बात कर रहे थे कि वो अपने रिपोर्ट के अंदर नहीं लिखनी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आप कौन से प्रोजेक्ट पे क्या काम कर रहे हैं और आपकी जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या है। हु डू यू रिपोर्ट टू, आप किसको रिपोर्ट करते हैं, कमर्शियल मैनेजर है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, और कौन सा आपका रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आप जिस डिपार्टमेंट को डील कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कास्ट कंट्रोल कमर्शियल है या इससे अलावा हट के कोई भी सेफ्टी है, क्वालिटी है, जो भी आप जिस डिपार्टमेंट में। ये जो गाइडलाइंस है इसी के अंदर जो है वो उन्होंने एक सैंपल, 2 सैंपल उन्होंने दिए हुए हैं कि आपने उसको किस तरीके से लिखना है। तो जैसे मैंने पीछे ब्रीफ किया है कि आपने बड़ा स्पेसिफिकली जो है, सबसे पहले तो आपने जो कम्पिटेंसी है उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना है। लेट्स सपोज कि हेल्थ एंड सेफ्टी की कम्पिटेंसी है तो आपने ऊपर उसको लिखना है कि हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपने सिनेरियो बताना है कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे हैं, सही है, और कहाँ पे आपने कोई इशू फेस किया, फिर उस इशू को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो खैर एनीवेज सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है। हम अब अभी इसके प्रेजेंटेशन के बाद जो रिपोर्ट मेरी अपनी है उसको खोल के भी देख लेते हैं। तो बेसिकली जो फॉर्मेट है वो वही है कि आप जो भी कंपटेंसी लिख रहे हैं, इसको मैं डिस्कस इस वजह से नहीं कर रहा कि ये थोड़ा सा का आपसे रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो टेक्निकल एडवाइजर या प्रोजेक्ट मैनेजर उससे रिलेटेड जो है उसने बंदे ने लिखी हुई है। तो अपनी मैंने कोई एग्जांपल यहाँ पे प्रोवाइड इस वजह से नहीं की कि वो फिर होता क्या है कि चूंकि ये प्रेजेंटेशन सबके पास होगी तो वो एक ही तरह की एग्जांपल लोग कॉपी करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी बुरा इंप्रेशन जाता है। तो फॉर्मेट का आपने ध्यान रखना है कि जो हमने पीछे डिस्कस किया उस तरीके से कंपटेंसीज लिखें, और फिर मजीद जो जो आप जिस जिस कंपटेंसी में आप अपनी एग्जांपल देंगे उसको कंप्लीट करेंगे तो वो आप अपने काउंसलर को भेजेंगे और वो उसको डिटेल में रिव्यू करेगा, और उस पर अगर कोई कमेंट्स हैं तो वो आपको काउंसलर जो है उस पर गाइड करेगा। तो लेकिन ये है कि आप गाइडलाइन के अंदर इसको देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपने एग्जाम्पल देनी है। अच्छा, सबमिशन प्रोसेस हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। जब आप सबमिशन कर देंगे उसके बाद आपकी रिपोर्ट जो है वो रिव्यू की जाती है, और ये उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया है कि आपकी रिपोर्ट को जो है वो कैसे रिव्यू किया जाता है। तो अगर आपका कंटेंट वीक है, आपने क्लियर एग्जांपल नहीं दी, इनअप्रोप्रिएट है, या उसके अंदर वर्डिंग कंप्लीट नहीं है, या अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन नहीं है, तो आपको डेफर कर दिया जाता है, सही है। उसमें आपकी टोटली जो रिपोर्ट है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। अगर जो आपकी एग्जांपल्स हैं, ये रिपोर्ट है, वो अप टू सम हाउ एक्सेप्टेबल है लेकिन स्टिल उसके अंदर गैप्स हैं, तो फिर आपसे फर्दर क्वेश्चन किए जाते हैं। बाद दफ़ा हमने देखा है कि कुछ कैंडिडेट से 3 क्वेश्चन उन्होंने भेजे हैं, कि कुछ कैंडिडेट से 5 कंपटेंसी पे क्वेश्चन भेजे हैं, और एक आधा केस ऐसा भी है जिसको डेफर किया और उसको जो है इनफैक्ट पहले इंटरव्यू किया और उसके बाद रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे भी केस हमने देखे हैं। तो कोशिश करें आप जो है वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन लिखें, ताकि ये सारा प्रोसेस जो है इससे आप बच जाएं। अगर पास हैं तो आपको सिंपली जो है वो पास की ईमेल आ जाती है। अच्छा, ये अमूमन जो है वो कैंडिडेट को जस्ट पास या डेफर की या क्वेश्चन
की जो ईमेल आती है, लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा है कि उन्होंने डिटेल में जब डेफर किया है तो या उन्होंने मजीद क्वेश्चन पूछे हैं तो उन्होंने डिटेल में उसकी एक रिपोर्ट भी साथ इशू की है कि कौन कौन सी कंपटेंसी में आपने जो है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन लिखा है और कौन कौन सी कंपटेंसीज जो है उसमें आपने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया या आपने जो रिक्वायर्ड स्कोरिंग थी वो अचीव नहीं की। तो ये असेसर जो होता है वो इस आपकी रिपोर्ट की बेस पे अपनी एक रिपोर्ट बना के CIOB को सबमिट करते हैं। तो ये है कि अगेन वही चीज़ है कि इस चीज़ से बचने के लिए जो है और मज़ीद टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप गाइडलाइंस को फॉलो करें और जो असेसर आपको एडवाइस कर रहा है उसको फॉलो करें, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी रिपोर्ट जो है वो अप्रूव हो जाए। जब आपकी रिपोर्ट अप्रूव हो जाती है तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि यूजली 8 से 12 वीक लेते हैं, बाद दफ़ा इससे भी जल्दी आ जाती है। इनफैक्ट मेरी अपनी जो अप्रूवल थी वो आफ्टर 6 वीक आ गई थी, लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा है कि उन्होंने एग्जैक्टली 12 वीक भी ली हैं। तो आपको कंफर्मेशन आ जाती है कि आप इंटाइटल्ड हो गए हैं और उसके बाद विद इन फ्यू डेज आपको जो है वो डिजिटल सर्टिफिकेट भी आ जाता है और उसके बाद आपको जो प्रिंटेड सर्टिफिकेट है वो पूछा जाता है कि आप किसी इवेंट में इन पर्सन रिसीव करना चाहते हैं या कोरियर के थ्रू रिसीव करना चाहते हैं। तो वो जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके ज़रिए आपको जो है वो प्रिंटेड सर्टिफिकेट भी मेल कर दिया जाता है। बस ही यही है, इसमें कुछ और लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। मेरे ख्याल में हम उसको देख लेते हैं, जो मेरी सबमिशन है उसको भी